नमस्कार, व्हाइट पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज देश में एक ऐसी दुर्घटना सामने आई जिससे पूरा देश इस वक्त सुन पड़ा हुआ है। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में आज एक प्लेन क्रैश होने से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। 230 इसमें सवारी थे और बाकी अन्य स्टाफ मेंबर्स थे। लेकिन यह दुर्घटना, यह हादसा इतना बड़ा था कि जितने भी लोग इसमें सवार हैं वो सभी लोग इसमें इनकी मृत्यु हुई है। मात्र एक व्यक्ति इसमें जिसकी जान बची हुई है, जो अभी तक खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक जांच पड़ताल चल रही है। इसको जांचा जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ। लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। अहमदाबाद विमान हादसा, ब्रिटिश नागरिक समेत 2 लोग जिंदा बचे हैं। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 2 जिंदा बचने की खबर आई है। 240 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पूर्व सीएम रूपाणी का भी इसमें निधन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी का निधन हुआ है। अहमदाबाद में यह बड़ा विमान हादसा आज हुआ है जिसमें कई सारे लोगों के मारे जाने की पुष्टि सामने आई है और इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि हो रही है। और ये तस्वीरें आप बार बार देखिएगा। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विमान अपनी जगह से टेक ऑफ करता है, उड़ता है, लेकिन उड़ने के बाद कुछ ही दूरी पर हो जाता है और दूरी के बाद उसकी जो ढलान है वो नीचे की तरफ आ जाती है। धीरे धीरे ये विमान वहां पर क्रैश हो जाता है और विमान क्रैश होने के बाद वहां पर आग जो है वो देखने को, देखिए जरा एक बार फिर से देखिए तस्वीर। एकदम से आग बबूला वहां पर पूरा वो दृश्य हो जाता है। सीसीटीवी के माध्यम से भी ये तस्वीर आपके सामने है। एक बार फिर से आप देखिएगा जरा सीसीटीवी के माध्यम से जो तस्वीर आपके सामने है। विमान जो है वो वहां अपने रनवे पर दौड़ता है। रनवे पर दौड़ने के बाद जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठता है, उसके बाद कुछ ही दूरी पर, ऐसा बताया जा रहा है कि 400, 500 या 600 फीट की ऊंचाई पर वो जाता है और उस ऊंचाई पर जाने के बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। फिर से विजुअल लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन विजुअल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसे अपनी जगह से उड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे वापस आता है। यानी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ज्यादा ये विमान नहीं उड़ पाता है। कुछ सेकंड्स के बाद ही ये विमान नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ब्लास्ट होता है और आग का गुब्बारा देखने को मिलता है जो इस वक्त आपके सामने है। इस आग के गुब्बारे के बाद वहां पर धुआं ही धुआं देखने को मिलता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं देखने को मिलता है। और दुख की बात तो यह है कि ये विमान जहां पर क्रैश होता है वहां पर रिहायशी इलाका था। जिस बिल्डिंग पे ये विमान गिरा है उस बिल्डिंग में भी कई लोगों के नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं। ये बताया जा रहा है कि वहां पर मेडिकल हॉस्टल था, उसमें कई सारे डॉक्टर्स थे और वही लोग वहां पर शामिल इसमें बताए जा रहे हैं। अब आपको जरा समझाएंगे टेक्निकली क्या चीजें हैं। भारत में बड़े विमान हादसे 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 बोइंग 737 से 200 मुंबई से अहमदाबाद आते समय वायुयान रनवे से छूटकर क्रैश हुआ। इसमें 133 लोगों की मृत्यु हुई थी और सिर्फ 2 लोग इसमें बचे हुए थे। यह आंकड़ा बहुत पहले का है। 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 बेंगलुरु में लैंडिंग के दौरान एयरबेस A320 का नियंत्रण खो गया और 146 में से 92 यात्री इसमें मारे गए। 92 यात्री, देखिए। उसके बाद 12 नवंबर 1996 में चरखी दादरी मध्य हवा टकराव, दिल्ली के पास 2 विमानों का बीच हवा में टकराव हुआ जिसमें सभी 349 लोग मारे गए। भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा चरखी दादरी को बताया जा रहा है जिसमें 2 विमान आपस में टकराए और 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 17 जुलाई 2000 में अलायंस एयर फ्लाइट 7412 पटना में स्टॉल होने के कारण विमान नियंत्रण खोकर आवासीय क्षेत्र में गिरा। इसमें 55 यात्री और 5 जमीन पर मरे। 55 यात्री थे और 5 जो नीचे थे जहां पर विमान पड़ा था। मंगलोर की लैंडिंग में रनवे से आगे बाहर गिरकर विमान में आग लगी। 158 की मृत्यु, 8 बचे। ये हादसा 22 मई 2010 को हुआ था। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट ये भी बताई जा रही थी। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट कोझिकोड की लैंडिंग में रनवे से आगे बढ़कर टूट गया। 18 की मृत्यु हुई, लेकिन इसमें 172 लोग जो हैं वो बचे हुए थे, यानी ज्यादातर लोग इसमें बचे हुए थे। 2 अप्रैल 2025 को आईएफ जैगवार ट्रेनिंग मिशन जामनगर के पास प्रशिक्षण उड़ान में आईएफ का जैगवार
एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ था। 12 जून 2025 एयर इंडिया का अहमदाबाद में क्रैश। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 242 यात्री थे। आज के दिन हादसा हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हुआ और यह आज की घटना है। देखिए, टेक ऑफ करते समय विमान गिरने के मुख्य कारण क्या है? इंजन फेल होना। टेक ऑफ के समय इंजन पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। अगर इस समय इंजन फेल हो गए या हो जाए तो विमान रफ्तार नहीं पकड़ पाता और रनवे से आगे फिसल सकता है। और यही कुछ इसी तरह की तस्वीर कुछ अहमदाबाद से निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा ये विमान ऊपर नहीं जाता है। ओवरलोडिंग ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अगर विमान का वजन तय सीमा से ज्यादा हो, जैसे ज्यादा ईंधन, माल या यात्री, तो वह पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पाता और हवा में उड़ने से पहले गिर सकता है। ये तमाम टेक्निकल पॉइंट्स हम जानेंगे भी अपने एक्सपर्ट्स, लेकिन फिलहाल बर्ड हिट ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कारण है। यानी कोई पक्षी टकराता है। टेक ऑफ के समय पक्षी टकरा सकते हैं, खासकर इंजन में। इससे इंजन तुरंत बंद हो सकता है और विमान क्रैश कर सकता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। अभी तक गुजरात हादसे का कारण सामने नहीं आया। ये जनरली हम आपको बता रहे हैं, रनवे पर बाधा या गड़बड़ी। टेक ऑफ के समय रनवे पर कोई जानवर आ गया, गाड़ी या तकनीकी अवरोध आ जाए तो विमान समय पर नहीं उड़ पाता है और हादसा हो जाता है। क्योंकि जब वो समय पर नहीं उड़ पाया तो हादसा हो जाता है, हादसे का शिकार। पायलट की गलती भी बहुत बार आती है, यानी पायलट एरर। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को सही से न देखना, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको सही से न देखना या तेजी से खींचना, रोटेट करना, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है, जिससे विमान क्रैश कर सकता है। यानी कभी कभार मानवीय भूल भी हो सकती है, मानवीय गलती भी हो सकती है। तेज हवा या क्रॉस विंड, जब बहुत ज्यादा तेज हवा होती है या विंड क्रॉस विंड होती है, तूफान चलते हैं, टेक ऑफ के समय जोर की हवा अगर विमान को साइड से धक्का देती है तो संतुलन बिगड़ सकता है। यानी जब तेज हवा चलेगी, विमान का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। उस वजह से भी ये हादसा हो सकता है। वैसे भी हादसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये तमाम कारण जो है ये आपके सामने। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम या गियर फेलियर भी हो सकता है। अगर टेक ऑफ के दौरान अचानक रुकने की जरूरत पड़े और ब्रेक काम न करे तो विमान रनवे से बाहर निकल सकता है। यानी टेक ऑफ करते समय अगर वहां पर ब्रेक की जरूरत पड़े, वो नहीं हुआ तो वो हो सकता है। टेक ऑफ से पहले सभी चेकलिस्ट को पूरा करना जरूरी होता है। अगर कोई सुरक्षा प्रक्रिया स्किप की गई हो तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अगर कुछ चीजें स्किप हो गई होंगी, छूट गई होंगी, तो उससे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। टेक ऑफ और लैंडिंग। टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट के सबसे जोखिमपूर्ण दो समय होते हैं, यानी ऊपर उड़ाना और नीचे बैठाना। आंकड़ों के अनुसार लगभग 80% एयर क्रैश इन्हीं दो चरणों में होते हैं। यानी ज्यादातर लोग या ज्यादातर विमान जो है इसी समय क्रैश होते हैं। एटीएस की मुख्य भूमिकाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका क्या है? टेक ऑफ से पहले अनुमति देता है, विमान को सही समय और दिशा में उड़ने के लिए निर्देश देता है, जो एटीएस होता है। एटीसी आपकी कम्युनिकेशन, संचार बनाए रखना, यह भी बड़ी बात है। पायलट और कंट्रोल टावर के बीच निरंतर रेडियो संवाद, मौसम की जानकारी, एयर ट्रैफिक की स्थिति, रनवे अपडेट, सब कुछ पायलट को बताना, ये तमाम चीजें होती हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। इन सभी कारणों तक हम अभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और हमारी तरफ से भी उन सभी लोगों को जो लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं, उनके परिवार या जितने भी लोग हैं, उनको ये दुख सहने की शक्ति भगवान दे। हमारे साथ कुछ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, और उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आज का जो हादसा है वाकई में एक बड़ा हादसा है, लेकिन इस हादसे के पीछे के कारण, जो वीडियोस, जो विजुअल इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, उस आधार पर क्या कुछ निकाले जा सकते हैं, क्या मायने निकाले जा सकते हैं। अनुपम तिवारी जी हैं, पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हैं आपके टी स्क्रीन पर। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपने बहुत बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इस हादसे को सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग एंगल से वीडियो भी सामने आ रहे हैं, टेक ऑफ करते समय जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जब विमान उड़ रहा था वो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, और जब विमान लैंड कर रहा था, चल रहा था, शुरू किया था, उसके वीडियोस भी सामने आए हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है सर? देखिए, आपके चैनल की तरफ से सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगा कि इस दुखद हादसे में जिनकी भी जान गई है, ईश्वर उनको, उनके परिवार को इस दुख को, इस महान दुख को सहने की क्षमता दे, और साथ में उनकी आत्माओं को शांति मिले, ईश्वर उनको एक सही जगह दे, यही हम कामना कर सकते हैं। वास्तव में
एविएशन के फील्ड में सबसे दुखद दिन होता है जब आपका कोई एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई एयरक्राफ्ट, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो या फिर सर्विस एयरक्राफ्ट हो, हम्म। उसका क्रैश होता है, क्योंकि क्रैश के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम्म। अब आप ये समझें कि इंसान एक ऐसी चीज है, ऊपर वाले ने जो इंसान बनाया था उसको उड़ने के लिए नहीं बनाया था। अगर उड़ने के लिए बनाया होता तो हमें भी पक्षियों की तरह विंग्स दिए होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंसान ने अपनी दिमाग के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर उड़ने की क्षमता विकसित कर ली। लेकिन हम्म। उसके बावजूद हम्म। बीच बीच में जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो हमें एक बार अपने आप से सोचना पड़ता है कि क्या हमें हमें कोई कमी रह गई, या हम्म। हमने कोई चीज गलत करी है, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है हम्म। कि बहुत सारे कारण होते हैं, बर्ड हिट से लेकर के टेक्निकल फेलियर तक, मैं ह्यूमन एरर से लेकर के मटेरियल एरर तक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो आज का जो वाकया है उसको देख करके तो प्राइमा फेसी तो यही लगता है कि चूंकि टेक ऑफ करते ही चंद मिनट के अंदर ये एयरक्राफ्ट थ्रस्ट को ले नहीं पाया, ऊपर उड़ नहीं पाया, वापस नीचे जमीन में आ गिरा। तो हम्म। पहली चीज तो यही लगती है कि सीधे सीधे इंजन फेलियर का मामला लगता है। और हम्म। इंजन फेलियर के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि कॉकपिट के अंदर पावर फेलियर हो गया। और पावर फेलियर तब होता है जबकि दोनों इंजन एक हम्म। साथ काम करना बंद कर दे। हालांकि ये ठीक। बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, किसी भी बोइंग 787 का, ड्रीम लाइनर का दोनों इंजन फेल हो जाए। हम्म। बहुत ही रेयर चीज होती है, लेकिन जब कोई चीज रेयर ही सही कभी हो सकती है तो हम्म। शायद ये हुआ हो। तो एक ये बड़ा जो विजुअल्स देख करके तो यही लगता है कि इंजन में प्रॉब्लम रही होगी, कॉकपिट का पावर चला गया होगा, और पायलट के पास इतना समय भी नहीं बचा कि वो कम्युनिकेट कर पाता एटीसी से। एक बार कोशिश करी कि उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, मेडे कॉल दी, और उसके बाद भी वो एटीसी की बातें सुन नहीं पाया, और उसके पास बचने का कोई रास्ता बचा नहीं। तो हम्म। निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी चूंकि मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, हम्म। और हमें इंतजार करना चाहिए कि एफडीआर डाटा, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का जो जो भी डाटा निकलेगा, हम्म। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो डाटा निकलेगा, ये सब चीजें बाहर आएंगी, उनको एनालाइज किया जाएगा, और तभी हम्म। हम ये कह पाएंगे कि बिल्कुल एक्चुअल रीजन क्या था। बिल्कुल। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं अपने पीसीआर से अनुरोध करता हूं कि जरा विजुअल चलाइएगा, जो सीसीटीवी वाले विजुअल्स हैं उनको बार बार चलाइएगा, ताकि जो एयरफोर्स ऑफिसर बैठे हुए हैं वो इसको ज़्यादा से एनालाइज कर पाएं। अनुपम जी, अब मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, आप ज़्यादा इस चीज़ को जानेंगे, लेकिन जब एरोप्लेन ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका जो वजन था वो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा था, जहां तक आपने भी वीडियोस देखी होंगी। क्या लगता है वो पीछे का वजन क्या हो सकता है, आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, कोई भी वर्टिकल जो टेक ऑफ होता है उसमें आप कभी भी देखेंगे तो वो एक स्लाइट एंगल लेकर के एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। हम्म। और वहां पर एक चीज बहुत कॉमन होती है, जैसे ही वो रनवे छोड़ता है वो अपने लैंडिंग गियर्स यानी कि जो पहिए होते हैं हम्म। उनको अंदर समेट लेता है। यहाँ पर आपने एक चीज गौर करी होगी वीडियो में, जो मुझे लगा था कि वो लैंडिंग गियर्स अंदर नहीं गए। हम्म। और वो सबसे पहला काम होता है पायलट का कि आप जमीन छोड़ते ही सबसे पहले आप पहियों को अंदर करिए। हम्म। वो नहीं किया गया यहाँ पर। तो हम्म। उसके न करने के पीछे एक कारण ये मुझे दिखाई देता है कि शायद वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि पावर फेलियर हुआ होगा, हम्म। और पावर फेलियर होने के बाद वो कमांड नहीं दे पाया। यही इंडिकेशन है कि चूंकि लैंडिंग गियर भी वो अंदर नहीं कर पाया, मतलब कि पावर फेलियर हुआ होगा। हम्म। तभी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, वहां की कमांड नहीं दे पाया लैंडिंग गियर्स को। और हम्म। ये तभी होता है जबकि इंजन फेल हो जाए। हम्म। इसीलिए मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि इंजन फेलियर वाली घटना हुई होगी, लेकिन ये भी बहुत रेयर है जैसा मैं कह रहा हूं। और बिल्कुल। जो एक एंगल होता है एयरक्राफ्ट का, उससे एक चीज ये भी दिखाई देती है। कुछ विजुअल्स मुझे ऐसे दिखे हैं जिनमें एक शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है तो वो शायद टेक ऑफ करते वक्त बाउंड्री वॉल से टकरा गया हो, क्योंकि हम्म। बाउंड्री वॉल के ऊपर से उसको निकलना होता हम्म। है, रनवे की बाउंड्री वॉल है वहां पर, हम्म। उससे टकरा गया हो। लेकिन उसकी भी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कम जो है, पायलट उसको बिल्कुल। चला रहे हैं उनको अच्छा खासा अनुभव है, बहुत अच्छा हम्म। अनुभव है, वो 8,000 से ज्यादा घंटे फ्लाई कर चुके थे। हम्म। तो ये भी संभावना मुझे कम लगती है, लेकिन किसी एक एंगल से ऐसा मुझे लगा था कि शायद वो बाउंड्री वॉल में पिछला हिस्सा टकराया होगा। कुछ भी ओके। हो सकता है, इसलिए मैं ओके। कहता हूँ कि हमें स्पेकुलेट करने के बजाय थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जब ऐसा होता है एक्चुअल ना डाटा आएगा अनुपम उसके जी, बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। जब कोई फ्लाइट उड़ान भरती है तो उससे पहले जाहिर सी बात है उसकी सारी चीज़ें, उसके जो चेकिंग पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, उनको देखा जाता है, उसके बाद ही उसे उड़ने की अनुमति दी जाती है। अगर इंजन फेल्योर जैसी चीज़ें हैं तो क्या ये चंद ही सेकंड के बाद ये हादसा होता है, तो क्या चेकिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई होगी, या कहीं पर लापरवाही बरती गई होगी, या ये कुछ चीज़ें हैं जिसके आसपास ये हादसा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है या फिर कोई फ्लाइट आती है और उसको वापस जाना होता है, टर्न अराउंड फ्लाइंग बोलते हैं इसको, हम्म। दोनों कंडीशन में पूरे एक चेकलिस्ट होती है, बाकायदा हर एक पार्ट को चेक किया जाता है, और उसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि जो इंजन चेक करेगा वो इंजन का स्पेशलिस्ट होगा, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को देख रहा है
वो इलेक्ट्रिक्स को देखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स देखने वाले लोग अलग होते हैं, हर तरह के हम्म। लोग होते हैं और वो सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको एक व्यक्ति को पूरा एयरक्राफ्ट नहीं देखना होता है, सबके हम्म। काम बटे हुए होते हैं। बिल्कुल। जो टेक्निकल एक पूरी टीम होती है, एक पूरी कमेटी जैसी होती है, वो उस एयरक्राफ्ट को एनालाइज करती है। अब यहाँ हम्म। पर ये बड़ा ताज्जुब लगता है कि अगर हम्म। इंजन फेलियर हुआ तो निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हम्म। इंजन फेलियर हुआ तो उसके सिम्टम जमीन में दिखने चाहिए। और हम्म। अगर जमीन में दिखे और उसको ओवरलुक किया गया है तो ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया है तो इसमें तो बहुत सारे लोग दोषी आ जाएंगे। हम्म। तो अभी भी सिर्फ कयास का दौर है, क्योंकि ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि बिल्कुल। एविएशन एक ऐसी फील्ड है जहां पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस को रखा जाता है। यहाँ पर हम्म। हमेशा एक भी गलती है आप एयरक्राफ्ट को डाउन कर दें, क्योंकि बहुत सारी जानें उस पर दांव पर लगी होती हैं। हम्म। और ऐसा कभी कभी भी नहीं होता है कि किसी फॉल्ट को लेकर कि कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर जाए। हम्म। आप 1 घंटा 2 घंटा या 1-2 दिन का डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी जान की कीमत से बड़ा कुछ नहीं होता। तो एक ये बिल्कुल। एसओपी है, ऑपरेटिंग हाँ। प्रोसीजर है, हमेशा हाँ। चला आ रहा है कि आपको कोई फॉल्ट मिलती है तो हम्म। आप सीधे उसको नॉलेज में लाएं अपने अथॉरिटीज के, और उसके बाद अथॉरिटीज का काम है सबसे पहले उस एयरक्राफ्ट को डाउन करें, उसको हम्म। फ्लाई वर्दी न बनाएं, और जब वो प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाती है उसके बाद ही वो टेक ऑफ करने के लिए क्लियर किया जाता है। तो अनुपम जी। ये सदियों से परंपरा जी। चली आती रही। अब यहाँ पर जी। क्या हुआ कोई नहीं जानता। हाँ। अक्सर हम सुनते हैं गाड़ी जब हादसे का शिकार होती है तो कभी उसके पीछे का रीज़न जो है या तो ब्रेक फेल या फिर ओवरलोडिंग जैसी चीज़ें होती हैं कि भाई ओवरलोडिंग थी, इसमें ज़्यादा सवारी भरे हुए थे। ऐसा मामला एयर में भी देखा जाता है, और अगर देखा जाता है तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कितना क्या दायरा होता है जिस दायरे से बाहर होकर ये ओवरलोडिंग का शिकार भी हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उसमें दो हम्म। चीजें देखी जाती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में फ्यूल बहुत ज्यादा जाता है, जो हम्म। उसका ऑयल है उसको बहुत ज्यादा भरा जाता है। नॉर्मल गाड़ियों से अगर आप तुलना करें ओके। तो ओके। एयरक्राफ्ट के अंदर लीटर्स में नहीं भरा जाता, टन्स में भरा जाता है। हम्म। और ड्रीम लाइनर जैसे एयरक्राफ्ट जिसको कि इंडिया से लेकर के लंदन तक जाना है, तो उसको कम से कम उसके अंदर 10 टन, इससे कम फ्यूल तो हुआ ही नहीं होगा। हम्म। तो इतना तो उसको फ्यूल चाहिए। और उसके बाद जो आदमी और उसके उनके लगेज है, उनका भी एक रोल होता है, उनका भी वजन होता है। तो उस सब चीजों को पहले से ही कैलकुलेट किया जाता है, और इनको एक एक पहले से एक व्यवस्था रहती है किस एयरक्राफ्ट को कितने टन तक वजन ले जाना अलाउड है। अब हम्म। उस अलाउंस में आपको फ्यूल को भी जोड़ना है और तमाम चीजों को भी जोड़ना है, इंसानों हम्म। को भी हम्म। जोड़ना है। हम्म। और ये एक प्रोसीजर है, पर्टिकुलर प्रोसीजर है, और ये सिर्फ सिविल एविएशन में नहीं, डिफेंस एविएशन सेक्टर में भी रहा है बिल्कुल। कि हम्म। आप कितना भी जरूरी चीज क्यों ना हो, लेकिन हम्म। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है जो जिसको लेकर के एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, तो उसके बाद वो चीज नहीं जाएगी या वो इंसान नहीं जाएगा। कई ऐसे मिशन समय मुझे एयरपोर्ट पर देखने को मिलते थे कि हमें बहुत सारी चीजें ले जानी एयरक्राफ्ट से कैरी करती है, लेकिन चूंकि वो इतना वजन कैरी नहीं कर सकता, तो हम कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग को भी छोड़ दिया करते थे कि आप अगली सॉर्टी में आ जाइएगा, अभी हम नहीं हम्म। ले जा पाएंगे आपको। तो इस तरह की चीजें होती है। तो वजन को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहता है एयरक्राफ्ट, क्योंकि जब भी आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब उसमें कम वजन हम रख सकते हैं, अगर हमें लगता है कि ज्यादा हो गया है तो कम कर सकते हैं, जितना जो दायरा है उससे कम भी कर डेफिनेटली सकते हैं। डेफिनेटली उससे कम ही आपको ले जाना है। हाँ। देखिए, फ्यूल पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसे बिल्कुल मैंने नहीं। कहा, इसलिए फ्यूल का एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। आपको अगर लंदन तक फ्लाई करना है तो आपको उतना फ्यूल तो ले ही जाना है। हम्म। अब उसके ऊपर कितनी लिमिटेशन है उस एयरक्राफ्ट की, उसमें आप बाकी बाकी वजन में आप इंसानों को और इंसान के लगेज को या हम्म। और भी जो कोई सामान आप ले जा रहे हैं उन सबको हम्म। आप काउंट करते हैं। तो फ्यूल के साथ कंप्रोमाइज नहीं है, बाकी चीजों के साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर 100 आदमी के बजाय आप वो 50 ले जा रहे हैं तो 50 भी ले जा सकते हैं। लेकिन हम्म। ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी क्षमता ही पूरे फ्यूल के साथ, पूरे लगेज के साथ 300 आदमियों को ले जाने की है। हम्म। और ऐसा ये इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहा है। तो ड्रीम लाइनर के साथ आप इस वजन वाले एंगल को तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि इसके साथ कुछ कंप्रोमाइज हुआ होगा। ठीक है। पक्षी टकराना भी एक कारण है अनुपम जी, और बहुत बार ऐसे हादसे हुए हैं। क्या पक्षी टकराना हर परिस्थिति में हादसे का कारण ही बन सकता है, या कोई विशेष जगह ऐसी है जहां पर पशु टकराता है और उसके बाद जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है? इसमें क्या शर्तें रहती है? देखिए, बर्ड हिट एक बहुत बड़ा चैलेंज है एविएशन के फील्ड में। हम्म। पक्षी टकराते हैं, और वो भी जब टेक ऑफ कर रहा है एयरक्राफ्ट, क्योंकि जब एक बार वो हवा में चला गया, बादलों के पास चला गया, तो वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है जहां तक पक्षी फ्लाई करते हैं। हम्म। तो वहां पर बर्ड हिट की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। बर्ड हिट की संभावना सबसे ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर ही रहती हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जहां पर भी हमारे रनवेज होते हैं, खासतौर पर सिविल एविएशन के जो रनवेज होते हैं, हम्म। वहां पर आसपास बस्तियां होती हैं, तो वहां पर कूड़ा कचरा भी होता है, तो उनको देख करके पक्षी आकर्षित भी होते हैं। तो हमेशा इस चीज का खतरा रहता है कि
जहां पर आपका मेन रनवे है, जहां पर एयर स्ट्रिप है, उसके आसपास कोशिश करी जाती है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि यहाँ पर इस तरह की चीजें ना फैलाएं, जिससे कि चिड़िया आकर्षित हों, बर्ड्स आकर्षित हों, पशु पक्षी आ जाए यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और उसको भी 100% कभी भी ओवरकम नहीं किया जा सकता है। अब बर्ड हिट से एयरक्राफ्ट को नुकसान क्या होता है? देखिए, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है तो उस समय भी उसकी स्पीड कम से कम 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की होती है, और उस समय वो थ्रस्ट ले रहा होता है, यानी बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर रहा होता है। उसका इंजन उस समय सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। ओके। अब उस समय पर अगर कोई बर्ड उसके आसपास आती है, तो जो जेट है वो जेट उसको सक करता है बर्ड को अपनी तरफ। हम्म। तो ऐसा नहीं कि चिड़िया टकरा गई उससे कुछ होगा नहीं, वो इंजन सक करता है। और जब टरबाइन के थ्रू वो पक्षी या कोई छोटा सा कोई भी चीज, आप एक की पक्षी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आप एक कील अगर उसके अंदर टरबाइन में चली गई तो हम्म। पूरा इंजन आपका खराब हो सकता है। हम्म। हालांकि बहुत सारे उसमें सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, बहुत सारी जालियां या इस तरह के उपकरण लगाए जाते हैं, जिससे कि छोटी मोटी चीजें टरबाइन तक, मेन इंजन तक ना पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये संभावना बनी रहती है कि अगर कोई पक्षी टकरा गया तो उसकी हड्डियां या उसका कोई भी पार्ट शरीर का वो वहां तक जा सकता है, और उसके बाद पूरे इंजन के पूरे इंजन को माल फंक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर ये संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। ये जो आज की घटना हुई थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने रनवे को क्रॉस किया, जस्ट हम्म। जमीन से उड़ा, और शायद हो सकता है बर्ड हिट हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि बर्ड हिट अगर होगा भी तो उसके हम्म। उसी के लिए तो दो इंजन होते हैं, कि अगर आपका एक इंजन फेल कर गया है तो एटलीस्ट आप इमरजेंसी लैंडिंग सेकंड इंजन के थ्रू कर सकें, या हम्म। एयरक्राफ्ट को गिरने से बचा सकें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या पर ऐसा लग रहा है दोनों इंजन फेल जी। हुए, तो क्या इतना बड़ा बर्ड हिट हुआ कि सारे इंजन फेल हो गए? ओके। अनुपम जी, क्या ऐसी परिस्थिति में पायलट को कोई अंदेशा होता है, पता लगता है, या कोई ऐसी स्थिति में बचने के भी उपाय हो सकते हैं पायलट के पास, क्योंकि अभी उस ऊंचाई पर वो नहीं था? इस सिचुएशन पे पायलट का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है? देखिए, पायलट पायलट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है शीतल जी, हम्म। इस समय पायलट का ही रोल होता है। और हाँ। और इसीलिए जब आप आज का इंसिडेंट देखेंगे, पायलट ने तुरंत रनवे छोड़ते ही मे डे की कॉल दी थी। मे डे की कॉल तब दी जाती है जब पायलट के पास कुछ भी और ऑप्शन नहीं बचते हैं, मतलब वो हम्म। ऐसे डिस्टेंस पे पहुंच चुका होता है, तो उसको सिस्टम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको जो उसके जो पैनल्स हैं उसमें जो रीडिंग्स आ रही हैं वो भी सही से नहीं मिल पा रही हैं। उसको ये भी अंदेशा हो जाता है, देखिए इंजन अगर फेल हुआ है तो पायलट को इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पायलट को दिखाई अपने कॉकपिट के अंदर ही पता चल जाता है कि मेरा लेफ्ट राइट कौन सा इंजन फेल हुआ है, और उसके बाद हम्म। मुझे क्या करना है। उनके पास बकायदा एक प्रोसीजर होता है। हम्म। अब उस समय पर अब तुरंत टेक ऑफ करते ही मे डे कॉल देने का मतलब होता है कि उसके तो दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हैं। हाँ। दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हैं, मतलब उसके कॉकपिट के जो पैनल्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, जो मैं पावर फेलियर की बात कर रहा हूँ, हम्म। उसको कोई भी कम्युनिकेशन कहीं से भी नहीं हो रहा, ना सिस्टम से हो रहा है, ना एटीसी से हो रहा है। उसके हम्म। पास इतना समय ही नहीं बचा कि अब वो कुछ कर सके, तो इसी वजह से वो वहां पर कोलैप्स कर जाता है। अब हम्म। यहाँ पर पायलट की जिम्मेदारी ये रहती है कि वो किसी भी, पायलट को सबसे पहले चाहिए होता है कि वो किसी भी तरह करके एयरक्राफ्ट को सेफ लैंड कराए। हम्म। अगर वो उसके पास सिचुएशन नहीं बची है, नहीं करे, तो वो कोशिश करता है कि इंसानी जान की हानि जितनी कम से कम हो सके वो कोशिश करे। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि हम्म। एयरफोर्स के पायलट्स जब एयरक्राफ्ट उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो हमेशा एयरक्राफ्ट को बस्तियों से बाहर ले जाते हैं, और वहां पर क्रैश हो जाते हैं खुद भी। कभी कभी पायलट की जान भी चली जाती है, लेकिन सिविल एविएशन में ये मौका नहीं रह पाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास उस प्लेन के अंदर 200 के आसपास लोग सवार हैं, तो वो हाँ। कोशिश करेगा कि कम से कम इंसानी जाने जाएं। लेकिन इतनी तेजी से ये घटनाएं होती हैं कि उसके पास डिसीजन लेने के चांस भी नहीं रहता, वो एटीसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा, वो किसी को बता भी नहीं पा रहा है। तो अब सब कुछ भगवान भरोसे था उसके पास, और इस कंडीशन में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जो ये हादसा हुआ है, अनुपम जी, क्या लगता है वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर छानबीन होनी चाहिए, जिन पर जांच पड़ताल होनी चाहिए इस हादसे को लेकर? देखिए, बहुत सारे बिंदु हैं शीतल जी, बहुत सारे बिंदु, और बहुत सघन जांच होनी चाहिए। हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम द जब ये एयरक्राफ्ट पिछली बार लैंड हुआ था, देखिए आप हम्म। तो वो टेक ऑफ किया होगा, उसके पहले इसके टेक्निकल चेकअप्स हुए होंगे। जी। लेकिन ये पिछली बार, क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट कहीं से फ्लाई करके आता है तो हम्म। उसके बाद एक आफ्टर सॉर्टी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी चेक्स किए जाते हैं, आफ्टर सॉर्टी चेक्स होते हैं, उसके बाद फिर टर्न अराउंड चेक्स होते हैं, उसके बाद फिर जब फ्लाइंग के लिए जा रहा है तो फिर से फ्लाइंग टेस्ट होते हैं। तो हम्म। 3-4 टेस्ट होते हैं, उसमें किसी में भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक ही चीज बार बार ओवरलुक हो रही हो। तो हम्म। ये भी देखना पड़ेगा कि ये गैप कहाँ से आ गया। और हम्म। अगर टेक्निकल फेलियर है तो टेक्निकल फेलियर निश्चित तौर पर हवा में नहीं हुआ, जमीन से ही पहले कुछ सब समस्याएं थी। और ये भी हमको इस बिंदु को भी देखना चाहिए, अगर पायलट्स को इनिशियली ये पता चल गया था कि कोई प्रॉब्लम है, तो हम्म। उसके बाद भी वो क्यों टेक ऑफ कर गया? उसके बाद भी वो चाहता तो रनवे के एंड में जाकर के रोक सकता था, लेकिन हम्म। फिर भी उसने टेक ऑफ किया।
तो क्या तो अब ये वाली बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा मेंटेनेंस में कहाँ पर कहीं लूप होल है या नहीं, या फिर कोई मटेरियल फेलियर है कि एक साथ ही दोनों इंजन फेल हो गए और कुछ ऐसे चीज फेल हो गई जिससे कि पायलट को सब कुछ सारा कम्युनिकेशन उसका टूट गया, तो मटेरियल फेलियर के ऊपर आपको जाना चाहिए। आपको हिस्ट्री उठा के देखनी पड़ेगी कि बोइंग 787 के साथ ऐसे हादसे इसके पहले कहाँ कहाँ हुए हैं, और अगर कहीं हुए भी हैं तो उसके बाद क्या इनके ऊपर कोई काम हुआ है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ, इसमें एक एंगल वो भी आता है जो हम लोग इसकी चर्चा बहुत कम करते हैं, इसमें सबोटाज का एंगल भी देखना पड़ेगा। क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी, हाँ, क्या क्योंकि भारत के अंदर ये भी देखा जाता है कि सबोटाज तो नहीं हुआ है। इसी से जुड़ा सवाल था, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, समय थोड़ा कम है अनुपम जी। साइबर अटैक या टेरर अटैक जो संज्ञा इसे दी जा रही है, क्या उससे जोड़ा जा सकता है, और वो होता क्या है सर? देखिए, साइबर अटैक्स अभी तक तो इस तरह का नहीं सुना गया कि किसी ने दूर बैठकर किसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया हो, इस तरह की घटनाएं आज तक हुई नहीं है। लेकिन हाँ, उसको भ्रमित जरूर किया जा सकता है कि उसको जीपीएस पे गलत इंफॉर्मेशन आ गई हो, या कुछ उसके डाटाज हैं उसको हैक कर लिया गया हो, इस तरह की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसके ऊपर लगातार चेक्स होते रहते हैं और इसको बैलेंस किया जाता है, इसकी संभावना को नकार दिया जाता है। सैबोटाज की जहां तक बात रही है, तो इसमें एक ये जरूर हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पहले से मौजूद हो रहे हो जो कि इस एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आए हों। तो यहाँ पर हमको अपना इंटेलिजेंस देखना पड़ेगा, उसको उसके भी इनपुट्स देने पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इस एयरक्राफ्ट के आसपास देखे गए थे, ऐसे कौन कौन से जो इनके इसमें बोर्ड हुए और उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, वो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही लंबी जांच चलेगी इसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट समय हमारे साथ शेयर किया है और बहुत बहुमूल्य जानकारियां हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए थे उन्होंने बताई हैं। बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर अब जांच हो रही है और जांच होगी भी। लेकिन दुखद ये है कि आज 242 लोगों ने, 242 में से 240 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अभी तक 2 लोगों के सकुशल वहां पर सुरक्षित होने की बात बताई गई है। लेकिन जो पूरा हादसा हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे छानबीन चल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।